हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टार आइकॉनिक एजुकेशन चैनल पर हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट 3 आपके बीच लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ और सिग्निफिकेंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कुछ बताएंगे। इनसे संबंधित ढेर सारी जानकारी देंगे। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, सेशन शुरू करने से पहले एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठें, जिससे कि हमारे द्वारा दी गई हर एक जानकारी आप नोट कर सकें, ताकि आप उसका सही इस्तेमाल कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। और हमारा पहला टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। मतलब कूलॉम के नियम का सदिश रूप, कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस टॉपिक का कुछ भाग हमने पार्ट 2 में बता रखा है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं, उसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां से जाकर पार्ट 2 देख सकते हैं। और इसमें हम बताएंगे, ध्यान दीजिएगा, जब दोनों आवेश नेगेटिव हो, जब दोनों आवेश नेगेटिव हो, दोनों आवेश पॉजिटिव होने के लिए हमने आपको बताया है कि पार्ट 2 में इसके बारे में जानकारी दी गई है। जब दोनों आवेश नेगेटिव होंगे उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। पॉजिटिव के लिए पार्ट 2 में आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर आप पार्ट 2 देख सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं जब दोनों आवेश नेगेटिव हों। तो यहाँ देखिएगा, हम मानते हैं, माना दो बिंदु आवेश क्रमशः -q1 व -q2 हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। जिनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल r है। चलिए अब इनको व्यक्त करते हैं। तो ये देखिएगा, हम मानते हैं एक आवेश यहाँ -q1 है और एक आवेश यहाँ -q2 है। हमने क्या माना है? इनके बीच की दूरी स्मॉल r माना गया है। तो चलिए इनके बीच की दूरी को स्मॉल r से डिनोट कर देते हैं। ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कूलॉम के नियम का सदिश रूप। मतलब कूलॉम का नियम पढ़ रहे हैं, कूलॉम के नियम से संबंधित पढ़ रहे हैं। और कूलॉम का नियम का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स आपको बताया गया है। आप जाके पार्ट 2 में देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का मतलब हुआ दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, या दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। ये वैद्युत बल मुख्यतः दो प्रकार का होता है। ये किस बात पर निर्भर करता है? जब आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो इन दोनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल प्रतिकर्षित होता है। मतलब की बात ये हुई कि जब आवेश समान प्रकृति के होंगे, या तो दोनों माइनस माइनस के हों या तो दोनों प्लस प्लस के हों, तो इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। ये पीछे की तरफ, बाहर की तरफ दूर दूर भागते हैं। और अगर इन दोनों में से कोई एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो इनके बीच आकर्षण होता है, ये अंदर की तरफ भागते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं।
तो देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका कैसा बल मिलेगा, आकर्षण बल मिलेगा कि प्रतिकर्षण बल मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रतिकर्षण बल मिलेगा क्योंकि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं। अगर समान प्रकृति के हैं तो इनके बलों की दिशाएं कहाँ होंगी भैया, बाहर की तरफ होंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी, ये बाहर की तरफ भागेंगे। अब देखिए ये जो बाहर की तरफ जाएगा ये किसके कारण जाएगा, ये Q1 के कारण जाएगा, मतलब Q1 इसको धक्का दे रहा है। तो जब Q1 धक्का दे रहा है Q2 पर तो Q2 बाहर की तरफ जा रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर F21, मतलब कि 2 पर 1 के द्वारा लगने वाला बल, 2 पर 1 के द्वारा लगने वाला बल वेक्टर F21। इसी प्रकार इसको हम क्या लिखेंगे, इस पर लिखेंगे F12, मतलब 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इस बल की दिशा के लिए स्थित सदिश यदि बनाया जाए, एकांक स्थित सदिश बनाया जाए तो स्मॉल r कैप, देखिए इस बल की दिशा कैसी है, 1 से 2 की तरफ है तो इसको लिखेंगे 1 2। और इस बल की दिशा कैसी है, इस बल की दिशा 2 से 1 की तरफ है तो स्मॉल r कैप, इसको हम क्या लिखेंगे 2 1 लिखेंगे। तो एक बार हम आपको फिर से बताते हैं, ये दोनों आवेश समान प्रकृति का है इसलिए इनके बीच प्रतिकर्षण होगा, ये बाहर की तरफ भागेंगे। तो बाहर की तरफ भागने के लिए हम इस पर लगने वाले बल को वेक्टर F21 से डिनोट कर रहे हैं। 21 का मतलब 2 पर 1 के द्वारा लगने वाला बल, और यहाँ पर ये भी बाहर की तरफ जाएगा, इस पर लगने वाले बल को हम वेक्टर F12 लिखते हैं। 12 का मतलब 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल। इस बल के लिए स्थित सदिश देखिए यहाँ पर स्मॉल r कैप 21, स्मॉल r कैप 21 का मतलब हुआ कि 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर, और यहाँ पर क्या मिलेगा 1 से 2 की ओर। अब अगर हम लिखना चाहें वेक्टर F21, पहले लिखते हैं वेक्टर F21, मतलब कि 1 के द्वारा 2 पर लगने वाला बल या 2 पर 1 के द्वारा लगने वाला बल। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर इंटू, अब इसकी दिशा भी यहाँ व्यक्त करनी पड़ेगी। तो इस बल की दिशा कैसी है, इस बल की दिशा कैसी है, इस बल की दिशा है स्मॉल r कैप 1 2। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसी प्रकार से अगर हम लिखना चाहें वेक्टर F12, वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर इंटू, अब इस बल की दिशा कैसी है, इस बल की दिशा 2 से 1 की तरफ है तो इसको लिखा जाएगा स्मॉल r कैप 2 1। ये हो गया सदिश रूप। जब दोनों आवेश नेगेटिव होंगे तब के लिए दोनों आवेशों पर लगने वाले कुलामीय बल का सदिश रूप है ये। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं कि जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा और दूसरा चार्ज नेगेटिव होगा तब कैसे समझा जाएगा। तो यदि आप इसको नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं अगला टॉपिक। तो हम आगे पढ़ेंगे, जब एक चार्ज पॉजिटिव व दूसरा चार्ज नेगेटिव हो, मतलब अब की बार एक धनावेश होगा दूसरा ऋणावेश होगा, तो इसके लिए भी हम मान लेते हैं, माना 2 बिंदु आवेश, माना 2 बिंदु आवेश क्रमशः प्लस Q1 व माइनस Q2 है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है।
हमने मान लिया, एक स्टेटमेंट्स रख लिया, एक कथन रख लिया कि हमने दो बिंदु आवेश लिए Q1 व Q2, लेकिन Q1 प्लस का Q2 माइनस का है और इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। अब आगे देखिएगा, इनको हम व्यक्त करते हैं, ये प्लस Q1 और यहाँ हम मान लेते हैं माइनस Q2 है, इनके बीच की दूरी स्मॉल r। फिर ध्यान दीजिएगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, कूलाम के नियम से संबंधित पढ़ रहे हैं, और कूलाम के नियम से संबंधित मतलब कूलामीय बल के बारे में पढ़ेंगे। तो कूलामीय बल दो प्रकार का होता है, या तो वो आकर्षण में होगा या तो प्रतिकर्षण में होगा। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब एक दूसरे के द्वारा खींचा जाएगा। तो Q1 को कौन खींचेगा, Q2, Q2 को कौन खींचेगा, Q1। तो जब Q1 के ऊपर बल लगेगा तो उसके बल की दिशा होगी Q2 की ओर, क्योंकि वो खींच रहा है ना, जब वो खींच रहा है तो उसी की तरफ तो जाएगा वो, तो इसके बल की दिशा हो गई। और Q2 पर लगने वाले बल की दिशा कैसी होगी, वो होगी Q1 की ओर। अब अगर इसको हम डिनोट करते हैं, इसको हम लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे वेक्टर F12, मतलब कि 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल। 12 का मतलब 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इस पर लिखा जाएगा वेक्टर F21, मतलब 2 पर 1 के द्वारा लगने वाला बल। अब इनकी दिशाएं कैसी होंगी, दिशा की बात की जाए तो इसकी जो दिशा है वो 1 से 2 की ओर है, मतलब स्मॉल r कैप 12, 1 से 2 की ओर। और इसकी दिशा क्या है, स्मॉल r कैप 21, मतलब 2 से 1 की ओर। आई होप ये चित्र आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए Q1 को Q2 खींच रहा है, तो इसके बल की दिशा हमने Q2 की ओर दिखाया है, और इसके लिए लिखा गया वेक्टर F12, 12 का मतलब 1 पर 2 के द्वारा, और यहाँ पर 21 का मतलब 2 पर 1 के द्वारा। इसकी दिशा 1 से 2 की तरफ है, तो ये रख दिया गया 1 से 2 की तरफ, और इसकी दिशा 2 से 1 की तरफ है। ये चीज हो गई। अब हम इसको लिखेंगे, अगर हम लिखते हैं, मानते हैं कि हम लिखते हैं वेक्टर F12, वेक्टर F12 मतलब इसके लिए, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r² इंटू, अब इस बल की दिशा क्या होगी, इस बल की दिशा क्या है, 1 से 2 की ओर है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा स्मॉल r कैप 12। ठीक, और अगला अगर लिखना चाहें वेक्टर F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r², और इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा 2 से 1 की ओर है, तो ये हो जाएगा आपका 21 स्मॉल r कैप। तो देखिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा, उसमें क्या था, जब दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव हो या तो निगेटिव हो, तब के लिए अगर यहाँ 12 है तो यहाँ 21 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 21 है तो यहाँ 12 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि यदि दोनों चार्ज प्लस प्लस हो या दोनों चार्ज माइनस माइनस हो, तो यहाँ अगर 12 है तो यहाँ आप 21 लिखेंगे, और अगर यहाँ 21 है तो यहाँ 12 लिखेंगे। लेकिन नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक साथ अगर हैं तो उनके लिए 12 के साथ 12 और 21 के साथ 21 लिखा जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ, एक बात और बताएं हम आपको कि आवेश के बीच बल ज्ञात करने के लिए गणना में चिन्ह नहीं रखा जाता, चिन्ह तो केवल दिशा व्यक्त करने के लिए रखा जाता है। जब भी गणना करेंगे दोनों के लिए प्लस प्लस में ही करेंगे। तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। आगे देखिएगा, हम इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता सकते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। देखिए हम क्या बता रहे हैं, कूलाम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है।
इसलिए इस कूलामी बल को केंद्रीय बल या संरक्षी बल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, कूलामी बल को केंद्रीय बल और संरक्षी बल के नाम से ही जाना जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कूलाम के नियम में कूलामी बल को संरक्षी बल या केंद्रीय बल के नाम से क्यों जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। मतलब उसी रेखा पर होगा, या तो वो बाहर की तरफ होगा या तो वो अंदर की तरफ होगा। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे कूलाम के नियम का महत्व, मतलब सिग्निफिकेंस ऑफ कूलाम्स लॉ। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ कूलाम्स लॉ। मतलब कूलाम के नियम महत्व। कूलाम के नियम का महत्व। तो अब आप ध्यान दीजिए एक चीज कि यदि आपके दिमाग में यह बात आए कि हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया, कूलाम के नियम से संबंधित हमें कुछ जानकारी मिल गई, कुछ कांस्टेंट वैल्यू मिल गई, कूलाम के नियम का हमें सदिश रूप मिल गया, लेकिन यदि आपके दिमाग में ये बात आए कि इसका महत्व क्या है, इसका उपयोग क्या है, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कूलाम के नियम का महत्व। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाते हैं, आप उनको ध्यान से समझिए और नोट करते हुए चलिए। तो हम आपको पहला पॉइंट इसमें बताते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम के महत्व में आपको पहला महत्व बताते हैं कि कूलाम का नियम बहुत ही लंबी दूरियों से लेकर अति सूक्ष्म दूरियों के लिए मान्य होता है। कूलाम का नियम बहुत लंबी दूरियों से लेकर अति सूक्ष्म दूरियों के लिए मान्य होता है। बहुत लंबी दूरियों का मतलब हुआ कई किलोमीटर में माना जा सकता है। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे, कूलाम का नियम बहुत लंबी दूरियों से लेकर अति सूक्ष्म दूरियों के लिए मान्य है। दूसरा पॉइंट हमारा ये बनता है कि कूलाम का नियम परमाणुवीय दूरी 10⁻⁻11 मीटर और नाभिकीय दूरी 10⁻15 मीटर के लिए भी मान्य है। ये दूसरा पॉइंट है, नोट करिएगा कि कूलाम का नियम परमाणुवीय दूरी 10⁻11 और नाभिकीय दूरी 10⁻15 मीटर के लिए भी मान्य है। मतलब ऐसी दूरियों के लिए भी ये लागू होता है। अगला पॉइंट हम बताएंगे आपको, पॉइंट नंबर 3, आप नोट करिएगा। इस नियम से या इस नियम के द्वारा उस बल की भी व्याख्या की जा सकती है जिस बल से कक्षीय इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधकर परमाणु की रचना करते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया, इस नियम से उस बल की भी व्याख्या की जा सकती है जिस बल से कक्षीय इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधकर परमाणु की रचना करते हैं। पॉइंट नंबर 4, अगला पॉइंट हम आपको बताएंगे कि इस नियम से किसी अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच लगने वाले बल की व्याख्या की जा सकती है। एक बार फिर से सुनिएगा, इस नियम के द्वारा या इस नियम के अनुसार या इस नियम से किसी अणु में 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच लगने वाले
बल की व्याख्या की जा सकती है। अगला पॉइंट नंबर 5, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के बीच एक अति तीव्र आकर्षण बल कार्य करता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के बीच एक अति तीव्र आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण समान आवेश से आवेशित प्रोटॉन भी नाभिक में बंधे रहते हैं। समझ रहे हैं? समान आवेश से आवेशित प्रोटॉन भी नाभिक में बंधे रहते हैं, जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। तो हम ये पॉइंट नंबर 5 एक बार फिर आपके सामने बताते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के बीच एक अति तीव्र आकर्षण बल कार्य करता है, जिसके कारण समान आवेश से आवेशित प्रोटॉन भी नाभिक में बंधे रहते हैं और इस बल को नाभिकीय बल के नाम से जाना जाता है। तो शायद आपको पता होगा, न्यूक्लियन का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पूरे संयोग को हम न्यूक्लियन कहते हैं और ये न्यूक्लियन अति तीव्र आकर्षण बल से बंधे रहते हैं और इस बल को नाभिकीय बल कहते हैं। आगे देखिएगा, नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के आवेशित या अनावेशित होने पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा कि नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के आवेशित या अनावेशित होने पर निर्भर नहीं करता है और न ही इस बल का कूलाम के नियम से कोई संबंध है। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के आवेशित या अनावेशित मतलब चार्जड या डिस्चार्ज्ड होने से कोई मतलब नहीं रखता। समझ रहे हैं? नाभिकीय बल न्यूक्लियनों के आवेशित या अनावेशित होने पर निर्भर नहीं करता और न ही इस बल का कूलाम के नियम से कोई संबंध है। लेकिन इस कथन का तात्पर्य ये नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इस कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि धनावेशित नाभिक के अंदर प्रोटॉनों के बीच कूलामीय बल कार्य नहीं करता है। ध्यान दीजिए कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन है उनके बीच कूलामीय बल कार्य करता है, परंतु इसकी मात्रा इतनी क्षीण होती है, इतनी कम होती है कि नाभिकीय बल की तुलना में इसे नगण्य माना जाता है। इस बल का अपना अलग ही एक महत्व है, ध्यान दीजिएगा। और एक बात आपको और बताएं कि नाभिक के अंदर प्रोटॉनों के बीच जो सूक्ष्म प्रतिकर्षण बल कार्य करता है या सूक्ष्म वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उसके ही कारण यूरेनियम जैसे भारी नाभिक वाले तत्व रेडियो एक्टिविटी का गुण व्यक्त करते हैं। तो आई होप इतनी चीजें आपको बहुत अच्छी से समझ में आई होंगी। तो आगे देखिएगा, हम आपको बताएंगे स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के बीच क्या संबंध होता है या इनकी आपस में कैसी तुलना की जा सकती है। तो अगला टॉपिक हमारा है स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। तो आई होप जो हमने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ कूलाम्स लॉ बताया, कूलाम के नियम का महत्व बताया, उसके बारे में आप हमेशा याद रखें, नोट करें और ध्यान दें इस बात पर। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना।
पहली बात हम इसमें आपको बताएंगे कि स्थिर वैद्युत बल दो आवेशों के लिए परिभाषित किया जाता है। पॉइंट नंबर एक, स्थिर वैद्युत बल किन्हीं दो वस्तुओं के आवेशों के लिए परिभाषित किया जाता है। स्थिर वैद्युत बल किन्हीं दो वस्तुओं के आवेशों के लिए परिभाषित किया जाता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के लिए परिभाषित किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के लिए परिभाषित किया जाता है। दोनों बल, पॉइंट नंबर 2, दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दूसरा पॉइंट है, दोनों बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग का मतलब आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि आपको याद हो गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो वैज्ञानिक न्यूटन ने बताया है कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों द्रव्यमानों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है। दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और कूलाम का नियम, जो स्थिर वैद्युत बल का नियम है, वो कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, दोनों बल कहीं ना कहीं व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। तो आई होप इससे आपको कंफर्म हो गया होगा कि स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ठीक, आगे देखिएगा, हम तीसरा पॉइंट आपको बताएंगे। स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होता है। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होता है। स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अत्यधिक शक्तिशाली होता है। अगला पॉइंट बताएं हम आपको कि दोनों बल केंद्रीय और संरक्षी होते हैं। दोनों बल, पॉइंट नंबर 4 आपको बता रहे हैं, दोनों बल कैसे होते हैं? दोनों बल केंद्रीय और संरक्षी होते हैं। केंद्रीय का मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, कि इन दोनों बलों के लिए जो बल लगता है वो दोनों या तो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है या तो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। इसलिए इसे कैसा कहा जाता है? केंद्रीय कहा जाता है। और संरक्षी का मतलब है कि इनके बीच यदि आप किसी अन्य द्रव्यमान को ला के रख दें तो वो द्रव्यमान इन दोनों द्रव्यमानों के बीच या दोनों आवेशों के बीच कोई तीसरा आवेश रख दिया जाए तो इनके द्वारा जो इनमें बल लग रहा है वो इनके बल को प्रभावित नहीं करता, इसलिए ये संरक्षी होता है। तो पॉइंट नंबर 4 हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 है दोनों बल केंद्रीय और संरक्षी होते हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 5 आपको बताते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना बड़ा होता है। और इसी प्रकार दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों प्रोटॉनों के द्रव्यमानों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुना बड़ा होता है। तो एक बार हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल
दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 43 गुना बड़ा होता है। और उसी प्रकार दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों प्रोटॉनों के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 36 गुना बड़ा होता है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अगला पॉइंट हम बताते हैं, पॉइंट नंबर 6। वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल केवल और केवल आकर्षण बल होता है। याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण बल होता है, जबकि वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो आई होप आपको स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना समझ में आई होगी। इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हमारा अगला पॉइंट, अगला है टॉपिक, किसी वस्तु के आवेश और द्रव्यमान की तुलना। अगला पॉइंट है आवेश और द्रव्यमान की तुलना। तो हम आपको इसमें बताएंगे कि आवेश और द्रव्यमान के बीच कैसी अभिधारणाएं हैं। तो पहला पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी वस्तु का आवेश धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, परंतु किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है और ना ही कभी शून्य हो सकता है। मतलब द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है। तो एक बार हम फिर से बताना चाहते हैं कि किसी वस्तु का आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, जबकि द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है और कभी शून्य नहीं होता है। दूसरी बात, किसी वस्तु का आवेश वस्तु के चाल पर निर्भर नहीं करता, परंतु वस्तु का द्रव्यमान वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का आवेश वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, किसी वस्तु का आवेश वस्तु के चाल पर निर्भर नहीं करता है, परंतु द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। तो इसको नोट करिएगा, किसी वस्तु का आवेश वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है, परंतु द्रव्यमान वस्तु की चाल पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट, विभिन्न आवेशों के बीच वैद्युत बलों का परिणामी। यदि किसी निकाय में ढेर सारे आवेश हैं, तो विभिन्न आवेशों का परिणामी शून्य हो सकता है, लेकिन विभिन्न द्रव्यमानों के बीच जो परिणामी द्रव्यमान से बल लगेगा वो कभी शून्य नहीं हो सकता है। तो एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं कि किसी निकाय में विभिन्न आवेशों के बीच लगने वाला परिणामी बल शून्य हो सकता है, परंतु विभिन्न द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कभी शून्य नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट बताने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, आवेश क्वांटीकृत होता है परंतु द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है। आवेश क्वांटीकृत होने का मतलब हुआ कि आवेश जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का पूर्ण गुणज माना जाता है। मतलब किसी वस्तु का आवेश या तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, डॉट 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 इस प्रकार से हो सकता है। इसी को क्वांटीकरण कहते हैं। लेकिन द्रव्यमान जो है वो गुणज भी हो सकता है और भिन्नात्मक भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, आवेश का मान दशमलव में नहीं मिलेगा, आपको पूर्ण गुणज मिलेगा, लेकिन द्रव्यमान का मान दशमलव में मिल सकता है। तो इसके लिए हमने क्या बताया आपको कि किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत होता है परंतु द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है। आवेश संरक्षित रहता है,
परंतु द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता। ये अगला पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। आवेश संरक्षित रहता है, मतलब आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदला जा सकता। इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर कर सकते हैं, लेकिन आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदल सकते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। आपको पता होगा आइंस्टीन के नियम के अनुसार, वैज्ञानिक आइंस्टीन के नियम के अनुसार द्रव्यमान जो है वो ऊर्जा में बदल सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, लेकिन आवेश के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि आवेश संरक्षित रहता है परंतु द्रव्यमान असंरक्षित रहता है। ठीक, क्योंकि द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो आई होप इतनी चीजें आपको आवेश और द्रव्यमान के बारे में समझ में आई होंगी। अब हमारा अगला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब अनेक आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल या अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। तो क्या बताया हमने, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब अनेक आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल। इसको हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कंपटीशन के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी नॉलेज होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब जिसको कहते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। तो ध्यान दीजिएगा, इस टॉपिक को बहुत ही बारीकी से समझिए। इसे कूलाम के नियम के अनुसार यह माना जाता है कि कूलाम के नियम के अनुसार केवल दो ही बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल हम ज्ञात कर सकते हैं। कूलाम के नियम के अनुसार केवल दो ही बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी एक बिंदु आवेश पर अन्य अनेक बिंदु आवेशों के द्वारा लगने वाले वैद्युत बलों का परिणामी ज्ञात किया जा सकता है। एक बार फिर से बता रहे हैं कि कूलाम के नियम के द्वारा किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच का ही बल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि किसी एक बिंदु आवेश पर अन्य अनेक बिंदु आवेशों के द्वारा लगने वाले वैद्युत बलों का परिणामी ज्ञात किया जा सकता है। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस तथ्य पर निर्भर है या इस तथ्य पर आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है या इस बात की हमें व्याख्या देता है
कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला अगर कोई वैद्युत बल है तो उन दोनों बिंदु आवेशों के अतिरिक्त कोई यदि तीसरा बिंदु आवेश उनके अगल बगल हो तो वो तीसरा बिंदु आवेश दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। मतलब उनके खुद के बल पर कोई प्रभाव नहीं डालता, उनका जितना बल लग रहा है उतना बल वो लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो दो बिंदु आवेश, जैसे समझिएगा कि हम कहते हैं कि Q1 व Q2 दो बिंदु आवेश हैं, इन दोनों के बीच मान लीजिए कैपिटल F बल लग रहा है, सपोज दैट, और इन्हीं दोनों के अगल बगल कहीं एक तीसरा बिंदु आवेश मान लीजिए Q3 आ गया। तो अध्यारोपण का जो सिद्धांत है उसका ये तथ्य है कि ये अभिधारणा है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच कोई बल लग रहा हो और उनके इर्द गिर्द कहीं एक तीसरा आवेश है तो वो तीसरा आवेश उन दोनों के बीच लगने वाले बल में कोई प्रभाव स्थापित नहीं करता है। वो अपना बल दोनों पर अलग अलग व्यक्त कर सकता है। तीसरा वाला आवेश अपना बल दोनों पर अलग अलग व्यक्त कर सकता है, लेकिन उनके बीच लगने वाले बल पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अध्यारोपण सिद्धांत का जो स्टेटमेंट है ये हम आपको बताते हैं। कथन, अध्यारोपण सिद्धांत का कथन, स्टेटमेंट क्या है? अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार बताया गया अनेक बिंदु आवेशों के निकाय में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल या परिणामी वैद्युत बल, लिख देते हैं, अनेक बिंदु आवेशों के निकाय में किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ये अध्यारोपण के सिद्धांत का स्टेटमेंट है, कथन है। अनेक बिंदु आवेशों के निकाय में, मतलब एक ऐसा निकाय मान लीजिए जिसमें ढेर सारा बिंदु आवेश है, तो अनेक बिंदु आवेशों के निकाय में किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या है? मान लिया जाए यदि यह माना जाए कि किसी निकाय में क्रमशः Q1, Q2, Q3 Qn आवेश उपस्थित हैं। हमने क्या माना? हमने माना यदि यह माना जाए कि किसी निकाय में क्रमशः Q1, Q2, Q3 Qn बिंदु आवेश उपस्थित हैं और Q1 पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो अध्यारोपण के
सिद्धांत के अनुसार हमें क्या मिलेगा? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा वेक्टर F1 इक्वल टू, हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? वेक्टर F1 इक्वल टू वेक्टर F12 मतलब 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल प्लस वेक्टर F13 1 पर 3 के द्वारा लगने वाला बल प्लस वेक्टर F14 1 पर 4 के द्वारा लगने वाला बल प्लस वेक्टर F15 1 पर 5 के द्वारा लगने वाला बल डॉट 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 वेक्टर F1n मतलब 1 पर nवें के द्वारा लगने वाला बल। तो आई होप आपको ये अनेक आवेशों के बीच लगने वाला बल समझ में आया होगा, जिसमें आपको हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अध्यारोपण का सिद्धांत बताया और उस सिद्धांत में ये बताया गया है कि यदि दो बिंदु आवेशों के बीच बल लग रहा हो और उनके इर्द गिर्द कोई तीसरा आवेश हो तो वो तीसरा आवेश दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित नहीं करता है। और उसके बाद जो कथन दिया गया वो ये है कि अनेक बिंदु आवेशों के निकाय में किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल अन्य सभी आवेशों के द्वारा लगने वाले वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। और हमने मान लिया इस कथन के अनुसार यदि यह माना जाए कि किसी निकाय में क्रमशः Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Q1 आवेश हैं और Q1 पर परिणामी बल ज्ञात करना है तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार मान सकते हैं वेक्टर F1 मतलब जो पहला आवेश है उस पर लगने वाला बल बराबर पहले पर दूसरे के द्वारा, पहले पर तीसरे के द्वारा, पहले पर चौथे के द्वारा, पहले पर पांचवें के द्वारा डॉट 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 पहले पर अंतिम के द्वारा लगने वाला बल। अब चलिए देखिए, अगर हमें इसको चित्र के द्वारा समझना हो, ग्राफ के द्वारा समझना हो तो हम इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखिए नोट करते जाइए और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। आगे देखिएगा, हम मानते हैं कि माना किसी निकाय में क्रमशः Q1, Q2 व Q3 बिंदु आवेश उपस्थित है और Q1 पर परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे इसको समझेंगे एक ग्राफ के द्वारा। हम मानते हैं यहाँ एक चार्ज है जिसका नाम है Q1, हम मानते हैं एक यहाँ चार्ज है जिसका नाम है Q2, हम मानते हैं एक यहाँ चार्ज है जिसका नाम है Q3। अब ध्यान दीजिएगा, ये अगर किसी निकाय में है तो साइंस के अनुसार इन तीनों आवेशों से बना जो निकाय है उस निकाय के संतुलन के लिए हम एक मूल बिंदु मानते हैं। तो हम मानते हैं वो मूल बिंदु यहाँ है, वो मूल बिंदु यहाँ है और उस मूल बिंदु से एक अक्ष y अक्ष खींच देते हैं और एक यहाँ हम खींच देते हैं x अक्ष। ये हो गया आपका x अक्ष और y अक्ष, ठीक। ये मूल बिंदु O हो गया। अब इन मतलब इस मूल बिंदु से इनके स्थित सदिश होंगे तो हम मानते हैं इसका स्थित सदिश जो है वो है वेक्टर R1 वेक्टर R2 और इसका जो सदिश है उसको हम मान लेते हैं ये है वेक्टर R1 और इसका जो सदिश हम इसको मान लेते हैं ये है वेक्टर R3। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। ये Q2 है, ये Q1 है, ये Q3 है। हमने क्या माना? हमने माना Q1, Q2 और Q3 का एक निकाय है जिसमें Q1 पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करना अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार। तो इस निकाय के संतुलन के लिए हमने एक मान लिया कि
मूल बिंदु बिंदु O है, तो मूल बिंदु से हमने x अक्ष खींच दिया और y अक्ष खींच दिया। x अक्ष और y अक्ष खींचने के बाद हम ये मानते हैं कि Q1 का स्थित सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष R1, Q2 का वेक्टर R2 और Q3 का वेक्टर R3 है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि Q2 के द्वारा Q1 पर जो बल लग रहा होगा उसके बल की दिशा तो ऐसी बनेगी, समझ में आई बात। Q3 के द्वारा जो Q1 पर बल लग रहा होगा उसकी दिशा ऐसी बनेगी। यहाँ हम मान लेते हैं ये Q1 है और इनका परिणामी हम मान लेते हैं यहाँ मिडिल में है। तो अब ध्यान दीजिए, पहले इनकी स्थिति तो व्यक्त कर दी जाए, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए यहाँ हम क्या लिख सकते हैं। अगर यहाँ लिखना है तो Q1 पर लगने वाला बल Q2 के द्वारा, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 1 2 वेक्टर F12, मतलब Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, और यहाँ लिखा जाएगा वेक्टर F13 हो जाएगा, मतलब कि Q1 पर Q3 के द्वारा, Q1 पर Q3 के द्वारा लगने वाला बल माना जाएगा। तो यदि ये चीज आपको समझ में आ रही है तो यहाँ पर क्या देखा आपने, Q2 और Q1 के बीच लगने वाले बल को हमने 1 2, मतलब 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल, 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल और 1 पर 3 के द्वारा लगने वाला बल, और इसको हमने मान लिया ये परिणामी है F1, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये स्थित सदिश वेक्टर R2, ये स्थित सदिश वेक्टर R1 और ये स्थित सदिश वेक्टर R3 है। R2 और R1 को जोड़ने वाला एक स्थित सदिश ये डॉट दिख रहा है आपको, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। और इसी प्रकार से हम इस डॉट वाले को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3, राइट। तो ये देखिए R1 माइनस R3 इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3, ओके। अब अगर आप लिखना चाहते हैं अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार वेक्टर F12 मतलब 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल, 1 पर 2 के द्वारा लगने वाला बल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R मतलब दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी तो यही होगी वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 मॉड ऑफ स्क्वायर इंटू, अब इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा 2 से 1 की ओर है। तो अगर 2 से 1 की ओर है तो हम इसको लिख सकते हैं स्मॉल r कैप टू 1, 2 से 1 की ओर। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए एक चीज हम और बताएं आपको, चूंकि एक चीज आप लिख सकते हैं कि स्मॉल r कैप टू 1 इक्वल टू स्मॉल r कैप टू 1, इसके लिए लिख सकते हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये देखिए होगा, हमने आपको बताया है, ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी वेक्टर का एकांक वेक्टर ज्ञात करना है, जैसे वेक्टर A का अगर हमें एकांक वेक्टर ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करते हैं। एकांक वेक्टर ज्ञात करने के लिए लिखा जाता है एकांक वेक्टर इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर और वेक्टर का परिमाण। तो उसी प्रकार से देखिए ये है ना, अगर आप इन दोनों के बीच की दूरी के लिए एकांक सदिश लिख रहे हैं तो इस एकांक सदिश के लिए हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 अपान वही वेक्टर R1 माइनस R2 अपान मॉड ऑफ वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। तो अगर ऐसा मिलता है तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 मॉड ऑफ स्क्वायर इंटू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ये मिल गया।
अब देखिए इसको और सरल भी लिख सकते हैं आप। एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके दिमाग में बात ना आ जाए कि ये ऊपर नीचे कट रहा है, लाओ काट दिया जाए ना, गलती कर देंगे आप। ये काटनेंगे नहीं, क्योंकि ये वेक्टर है, ये परिमाण है। ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर है, ये परिमाण है, ये आपस में कट नहीं सकते हैं। लेकिन ये देखिए, ये परिमाण और ये भी परिमाण, क्योंकि दोनों में मॉड लगा हुआ है, दोनों के अंदर की चीज सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ वेक्टर F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान, और यहाँ हो जाएगा आपका वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 अपान हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस R2 मॉड ऑफ पावर 3। आई होप ये चीज आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। यदि इस पर आप विचार करते हैं तो सेम इसी प्रकार जैसे ये है, इसी प्रकार हम लिख सकते हैं वेक्टर F13। देखिए 13 को सेम ऐसे क्या लिख सकते हैं, अब इतनी चीज तो आपको समझ में ही आ गई होगी। यदि आप 13 को लिखते हैं तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q3, क्योंकि यहाँ Q1 और Q3 के बीच बल लगेगा और इनके बीच की दूरी है R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3 मॉड ऑफ पावर 3, और ऊपर क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर क्या मिलेगा आपको, ऊपर मिलेगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R3। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जितना अच्छा आप लाइक शेयर करेंगे कमेंट करेंगे, उतनी जल्दी ही आपके बीच हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत